हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर एंड आज जो वीडियो लेके आया हुआ हूँ वो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। और इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो रेसिस्टिविटी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पैरेलल इन सीरीज, तो इतना डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, इस वीडियो से पहले एक वीडियो अपलोड किया था पार्ट 1 जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड था और ये 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए वीडियो था। मैंने पहले बताया था कि 10th और 9th के बच्चों का कोई ख्याल नहीं रख रहा है इस पेंडेमिक के टाइम। सभी लोग वीडियोस बना रहे हैं अदर स्टूडेंट्स के लिए, तो हम हैं ना, आई एम हियर तुम्हारे लिए। ओके चलो ठीक है। तो इस वीडियो में क्या डिस्कशन करने वाले हैं, रेसिस्टिविटी एंड साथ में सीरीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। और जो इसका पार्ट 1 है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देखें, तभी पार्ट 2 समझ में आएगा। ओके ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रेसिस्टिविटी की। तो कुछ बातें मैं बता दूं, हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था, करंट पढ़ा था और क्या पढ़ा था, करंट के साथ साथ में हम लोगों ने चार्ज कैसे फ्लो होता है ये पढ़ा था। हम लोगों ने नहीं, हमने आपको बताया था। सो चार्ज कैसे फ्लो होता है ये, देन इसके बाद हम लोगों ने सर्किट डायग्राम कैसे बनता है ये, सर्किट डायग्राम के साथ साथ उसके यूज में आने वाले सिंबल, रेसिस्टेंस और ओम्स लॉ, एंड साथ में था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इतनी सारी चीजें आपने पार्ट 1 में कंप्लीट की थी और इस पार्ट 2 को उसी वीडियो के बाद या उसी सिलेबस में आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं हम। ओके सो आपके पास फॉर्मूला क्या लास्ट में निकाला था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। मतलब किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे और एरिया ऑफ कंडक्टर पे। और वो कंडक्टर क्या होता था, कंडक्टिंग वायर होता था। ठीक है, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का सिंबल हट रहा था तो यहां पर एक अजीब सा प्राणी आ रहा था जिसको बोला जाता है रो। रो बोलते हैं इसको। एक्चुअल में ये जो सिंबल आता है ये रेसिस्टिविटी का सिंबल होता है। ये किसका सिंबल होता है, रेसिस्टिविटी का। रेसिस्टिविटी। सो आज हम यही जानेंगे कि एक्चुअल में रेसिस्टिविटी है क्या। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ओके सो आज हम किसके बारे में जानेंगे, रेसिस्टिविटी के बारे में जानेंगे। हेडिंग लगा लो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हेडिंग लगा लो सभी लोग, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी ये हर एक मेटल के लिए अलग अलग होती है, टाइप ऑफ मेटल पे डिपेंड करती है। एंड साथ में मैं बता दूं डिपेंडेंसी क्या होती है इसके, टाइप ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल लिख रहा हूं, हो सकता है कैमरे से बाहर जा रहा हो, ये टाइप ऑफ मटेरियल लिखा है, फ्रेम से बाहर जा रहा हो। एंड टाइप ऑफ मटेरियल के बाद हम लोग बात करने वाले हैं रेसिस्टिविटी में। टाइप ऑफ मटेरियल के जस्ट बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे टेम्परेचर। डिस्कशन नहीं करने वाले, हम आपको ये बताने कि रेसिस्टिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो रेसिस्टिविटी टाइप ऑफ मटेरियल के साथ साथ किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। और रेसिस्टेंस के बारे में मैंने बताया था किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। आगे और चीजें क्लियर होंगी रेसिस्टेंस के बारे में, तो अभी इतना जानो आप। ओके, रेसिस्टिविटी डिफरेंस होगी हर एक मटेरियल के लिए। ओके सो रेसिस्टिविटी का मतलब समझ में आया। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता था, रो होता था। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आप लोग को बताया। और टेम्परेचर के साथ आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल में एक साइड टेम्परेचर लिखे हुए हैं, फिर मटेरियल लिखे हुए हैं, फिर उसके बाद उनका रेसिस्टिविटी लिखा हुआ है। तो आप कुछ का जो कॉमन है कुछ के लर्न कर लो, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम हो गया, टिन हो गया, इनका लर्न कर लो कुछ का, एंड जिंक का लर्न कर लो, Zn का लर्न कर लो, तो ये आपके लिए यूजफुल रहेंगे। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वहां पे रेसिस्टिविटी आपको ब्रैकेट में उस मटेरियल की या उस मेटल की दी गई होगी। ठीक है, तो अभी आपको रेसिस्टिविटी का मतलब समझ में आया। रेसिस्टिविटी क्या है, मतलब किसी भी मेटल का अगर रेसिस्टिविटी ज्यादा है तो सिंपल सी बात है उस मेटल का रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है रेसिस्टेंस पे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला आपको पता है, किससे आप पता करते हो ये आपको पहले से पता है। वी नो दैट। क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। और इसमें से अगर चाहो तो रो का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। तो रो इज इक्वल टू क्या निकल के आने वाला है, RA अपॉन L। ये फॉर्मूला होता है रेसिस्टिविटी का। चलो हम यूनिट की भी बात कर लेते हैं। तो यूनिट क्या निकल के आने वाला है, ओम। ओम ठीक है, इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो एक मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सो क्या निकल के आएगा, ओम इनटू मीटर। सिंबल से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, ये इसका क्या है, यूनिट है। ये किसका यूनिट है, ये रेसिस्टिविटी का यूनिट है। फटाफट इसे नोट कर लो, फिर हम लोग इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक अभी तक आपने नोट कर लिया होगा, या वीडियो को पॉज कर लो यहां पे एंड इजिली आप नोट कर सकते हो।
हाँ, जैसा कि मैं कैमरे में देख रहा हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है, वहाँ पे मटेरियल नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, आप मैंने बोल दिया ना तो समझ गए होगे, टाइप ऑफ मटेरियल लिखा है। तो रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर वाला थ्योरी आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको पढ़ना नहीं है, बस इतना जानना है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैं नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि मैं कैमरे के पीछे हूँ। ओके, तो क्वेश्चन आप लोग देख रहे होगे बोर्ड पे, जस्ट उसके बाद 1 2 3 यहाँ पर टेक है, और टेक है 10 मिनट 30 सेकेंड पे। ओके, आप क्वेश्चन देख रहे हो बोर्ड पे जो कि रिलेटेड है रेसिस्टिविटी से, जो आपने अभी जस्ट इसके आगे टॉपिक पढ़ा है, उसी के बाद का ये क्वेश्चन है, रेसिस्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। द क्वेश्चन इज गिवन, रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एट इस 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है और उसका जो रेसिस्टेंस उस पर अप्लाई हो रहा है 26 ओम का हो रहा है, और टेम्परेचर कितना गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, कट हम यहां से टेक लेंगे, हमने दोबारा भी करा था। ओके, टेक ही लेना है तो 1 2 3 टेक है कितने पे, 11 मिनट पे, 11:18 पे, 11:18 पे टेक है, 11:18 पे टेक है। ओके, तो अभी आपने इससे पहले का जो टॉपिक था वो बोर्ड से नोट कर लिया होगा। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपको गिवन है, क्या गिवन है, रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आया हो, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक मेटल वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है, साथ में उसका जो रेसिस्टेंस उस पर अप्लाई हो रहा है 26 ओम, और कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर? ओके, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो रेसिस्टिविटी निकल के आएगा, आप उससे मेटल का पता कर सकते हो कि कौन सा मेटल है। तो सिंपल सी बात है, तो फर्स्ट प्योरिटी है वो क्या है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कुछ अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग गिवन वैल्यूज को नोट कर लेते हैं, क्या क्या आपको गिवन है। सो गिवन है आपको, एक तरफ से देखते हैं, लेंथ गिवन है 1 मीटर, एंड साथ में आपको रेसिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है 26 ओम, एंड साथ में और भी कुछ गिवन है आपको, टेम्परेचर गिवन है, कितना गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस, बट इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि ये ऑल्सो इस टेम्परेचर पे आपको फाइंड आउट करना है। एंड वायर का जो डायमीटर है वो भी गिवन है, कितना है 0.3 mm। इसको चाहो तो मीटर में यहीं से कन्वर्ट कर लो, सिंपल सी बात है। हमने पॉइंट हटाया होगा, डेसिमल हटाया होगा, तो नीचे कितना आया होगा 10 आया होगा, और हमको इसको 10 से mm से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम सिंपल वे में लिख सकते हैं 3 × 3 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4, और ये पावर जब ऊपर जाएगी तो 3 × 10 टू द पावर -4 मीटर हो जाएगा। आप छोटी क्लासेस में हो, 10th क्लास में हो, तो दैट्स वाई थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है, शायद आपको समझ में आए। 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। ओके फाइन, फॉर्मूला क्या है आपके पास, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। आपको निकालना क्या है, रो निकालना है, तो फॉर्मूला इट्स बिकम्स टू रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। सारी वैल्यूज रख दो, इसी में आगे की तरफ देखते हुए चलेंगे। सारी वैल्यूज रख दी, RA कैसे लिखोगे, ए आपको क्या दिया है, एरिया। आपको पता क्या है, सिर्फ आप डायमीटर जानते हो, तो उस डायमीटर से रेडियस निकाल सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, πd² अपॉन 4L। πr² होता है, आपने डायमीटर का स्क्वायर करा, और इस डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस। तो आपको अगर d/2 कर रहे हो तो क्या आएगा r, अगर d/4 कर रहे हो मतलब d² 2 टाइम कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप सारी वैल्यूज रख लो, यहाँ पे देख लेते हैं, वैल्यूज रख लेते हैं। क्या वैल्यूज रखेंगे हम लोग, रो इज इक्वल टू रखेंगे, r आपको पता है कितना गिवन है, 26 गिवन है, 3.14 पाई का वैल्यू हो गया, ये 3.14 है, एंड साथ में डायमीटर आपको गिवन है, कितना गिवन है 3 तो 3 का मल्टीप्लाई 9 आएगा, एंड 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर -4 होगा, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1। लेंथ कितना है 1 गिवन है आपको। थोड़ा सा यहीं पर और सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, तो 6.5
इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू -4 मिलकर हो जाएगा 10⁻⁸ ये गिवन आएगा। अब इसको थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो साइड में देख लो कैलकुलेशन। मैं भी हट जाऊंगा बोर्ड से पूरी तरह से, तो आपको क्वेश्चन दिख जाएगा पूरा। कैलकुलेशन क्या है, 6.5 इंटू 3.14 इंटू 9 का मल्टीप्लाई कराना है। तो 6 पॉइंट, ये हम कुछ टाइम के लिए डेसिमल्स को भूल जाते हैं कि डेसिमल्स हैं यहाँ पे, इन सभी का हम मल्टीप्लाई कराते हैं। सो अब मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करा रहे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो सिंपल सी बात है 1.8 इंटू 10⁻⁻6 इसका आंसर आ रहा है। तो रेसिस्टिविटी आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो आप यहाँ से जाके इसको नोट कर सकते हो। ओके, तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, जस्ट इसके बाद। ओके फाइन, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। सो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, जिसके 2 टाइप्स पढ़ेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कितने टाइप पढ़ने वाले हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। मार्कर में इंक खत्म हो गई है, इसमें देख लेते हैं, मे बी हो ठीक ठाक चल रहा हो। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हो वो क्या पढ़ोगे, इन सीरीज। ओके, चलिए जानते हैं इन सीरीज में किस तरह से कंबाइन होगा। रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते थे, आपको पता है, इस टाइप के सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं, ये रेसिस्टर्स हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। एक बैटरी लगा दी हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के साथ, एक की लगा दी और इस सर्किट को क्लोज कर दिया। ठीक है, इस सर्किट को क्लोज कर दिया। पहला रेसिस्टेंस R1 ले लिया, दूसरा R2 और तीसरा R3 ले लिया। करंट का डायरेक्शन ये रहेगा, करंट इधर से फ्लो होकर इधर आएगा। ओके, सर्किट कंप्लीट हो गया। अब एक बात सुनो ध्यान से, जो आपको थ्योरी समझनी है, वो थ्योरी क्या समझनी है कि जब रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किसमें हो, सीरीज में। ओके, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ने ओम्स लॉ क्या पढ़ रखा था, V = IR। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में जब एक ही वायर में कई सारे रेसिस्टेंस ऐड हैं, रेसिस्टर्स ऐड हैं डिवाइस के तौर पे, तो आप देख पा रहे होगे कि जो करंट है जितना यहाँ से निकला टॉलरेट हुआ, वही सेम अमाउंट ऑफ करंट आगे भी चल के निकला। मतलब इस एक ही सिंगल वायर में कई सारे रेसिस्टेंस लगा देने से क्या नहीं बदल रहा है, करंट नहीं बदल रहा है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, जैसे इससे गुजरेगा कम होगा, और गुजरेगा कम होगा, वापस से वही पोटेंशियल डिफरेंस पालेगा। ठीक है, सो धीरे धीरे कैसा होता जा रहा है, कम होता चला, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ रहा है ना, बदल रहा है। तो बदल रहा है, तो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया और ये V3 हो गया। एक बात हमेशा याद रखो, जो बदलता है कौन, R1 R2 R3 तो डिवाइसेस है ना, V और I में जो बदलता है, तो V और I में यहां पर क्या बदल रहा है, V बदल रहा है। तो फॉर्मूला जो ओम्स लॉ है ना, उसी के इक्वल में रखो जो बदल रहा है। तो क्या बदल रहा है, V बदल रहा है। तो अगर हम फर्स्ट डिवाइस की बात करें, तो इससे क्रॉस होने वाला जो पोटेंशियल लग रहा है इसके टर्मिनल के बिटवीन, वो V1 = IR1 लग रहा है। अगर हम दूसरी डिवाइस की बात करें तो वहां पर लग रहा है V2 = IR2, और तीसरी डिवाइस की बात करें तो वहां पे लग रहा है V3 = IR3। अब जो बदल रहा था उसी को ऐड करो, उसी का सम निकालो। तो क्या बदल रहा था, V बदल रहा था। तो V = V का सम क्या होगा, V1 + V2 + V3। अब सारी वैल्यूज लाके रख दो यहाँ साइड में, देख लो V1 V2 V3 की वैल्यू लाके पुट करोगे तो V = V1 की जगह IR1 + IR2 + IR3। और आपको V का तो वैल्यू पता है ना, V बराबर क्या निकला था, IR निकला था। यहाँ पे पुट कर दो, I से कॉमन ले लो। अब शायद आपको पिक्चर क्लियर होने लगी होगी कि हमें जो चाहिए था वो मिल गया, I से I कैंसिल हो गया। सो R = मिला आपको R1 + R2 + R3, और ये कई सारे भी हो सकते हैं, +RN तक भी हो सकते हैं। ठीक है, सो जब भी रेसिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन किया जाता है तो उस सर्किट का टॉलरेंस बढ़ जाता है। देखो ये तो जुड़ते चले जाएंगे ना, ऐड होते चले जाएंगे, तो टॉलरेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, नोट कर लो आप। ओके, आई थिंक सारा कुछ आ रहा है, दिखाई भी दे रहा होगा आपको इजिली।
ओके चलिए इसको रब कर देते हैं, हटा देते हैं इसको। इन सीरीज के बाद हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन के जस्ट बाद का कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। आई थिंक लगा ली होगी आपने हेडिंग, अगर कॉपी वगैरह लेके बैठते हो। नहीं तो सर हमको क्या, हम तो बस वीडियो देखने आए। ठीक है, सो किस में कॉम्बिनेशन करना है? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से डिवाइस रहती हैं? कुछ इस तरह से, ऐसे। ये पहली डिवाइस ले लो, हमारा 3 नंबर फेवरेट है तो उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग। ठीक है, आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, लेकिन इतने पंगे क्यों लेना? कॉन्सेप्ट हमें अगर 3 में समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लोज सर्किट बना दिया, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। कुछ चीज़ें जानने वाली हैं, ये तो डिवाइसेस हो गई अलग अलग, एक R1 हो गई, एक R2 हो गई और एक क्या हो गई? R3 हो गई। ठीक है, अब यहां से I करंट अगर एंटर हो रहा है ना, इसमें जा रहा है अंदर, तो यहां पर इसको क्या मिलेगा? जंक्शन मिलेगा, बदल जाएगा करंट। इधर से I1 गया, इधर से I2 गया और इधर से I3 गया। करंट कैसा है? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, बदल जाता है। अभी मत जानो कैसा है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर, पता नहीं अभी, ठीक है, तुम्हारे लेवल का नहीं है। तो वायर चेंज होने पे करंट चेंज हो गया, I1 I2 I3 निकल गया, सभी से सब अलग अलग टॉलरेट हो रहे होंगे, लेकिन सेम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इस बार। जितना यहां पर लग रहा है उतना ही निकलने के बाद यहां पर लगेगा जाके। जो चेंज आ रहा है, डिफरेंस जो आएगा, वो दोनों पॉइंट के बीच में कैसा आएगा? सेम आएगा। तो V इस बार क्या है? सेम है, बदल नहीं रहा। इस बार क्या बदल रहा है? I बदल रहा है। तो कंफ्यूज मत हो, जो फॉर्मूला लिखो किसके इक्वल में लिख दो? I के इक्वल में लिख दो। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था हमारे पास? V इज इक्वल टू IR। ठीक है, सो अब आपका क्या बदल रहा है? V बदल रहा है। सो V क्या बदला? I बदल रहा है, सॉरी I बदल रहा है। तो फॉर्मूला किसके इक्वल में लिखो? तो I इज इक्वल टू V अपॉन R लिखा होगा। अब आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी। क्या पिक्चर क्लियर हो रही है? अगर पहले डिवाइस की बात करें तो क्या निकल के आने वाला है? I1 इज इक्वल टू VR1। दूसरे डिवाइस के लिए I2 इज इक्वल टू VR2 और I3 इज इक्वल टू VR3। तो सिंपल सी बात है, किसको ऐड करोगे इस बार? जो बदल रहा होता है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या बदल रहा था? करंट बदल रहा था। सो I की जगह पे क्या आ जाएगा? V अपॉन R। I1 की जगह पे क्या आ जाएगा? V अपॉन R1। I2 की जगह पे क्या आ जाएगा? V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कैंसिल आउट हो गया कॉमन लेने के बाद। सो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बच्चों वाली बात है, शायद समझ में आया हो। जो बदल रहा है उसी के इक्वल में फॉर्मूला लिखो, फिर इसके बाद उसी का सम निकालो जो बदल रहा था, चेंज हो रहा था। आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, सीरीज इन पैरेलल, दोनों कॉम्बिनेशन आपने देख लिए। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, ये बात मैं कैमरे के आगे आके बोल देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड छोटी छोटी सी नन्ही मुन्नी से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तुम छोटे हो, 10th क्लास में हो।